आर्बिट्रेशन अवार्ड, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब रेफरेंस, मतलब टाइम बस लिमिट फॉर आपने बोला। आर्बिट्रेशन। हाँ, उसमें दो चीज है ना। हम्म। अ, जो 6 मंथ का पीरियड और 12 मंथ का पीरियड है ना, सेक्शन तो नंबर इंटरनेशनल अवार्ड को छोड़ के 29B, 29A 29A और 29B। चैप्टर्स। हाँ, आपने अभी रिसेंट ट्वेंटी वाला नाइन ए वीडियो देखा? मैंने अभी उसी पे डाला था हाँ 29। हाँ देखा। हाँ देखा। ओके, थोड़ा समझ में नहीं आया। कोई नहीं, मैं उसको भी पहले वही टॉपिक आपका लेता हूँ, इतना और बच्चे जुड़ते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एएमसी, ये रहा आपका एक्ट भी खोल लेते हैं साथ साथ यार। स्क्रीन शेयर हो रहा है, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। नहीं सर, स्क्रीन दिख रहा शेयर, स्क्रीन, स्क्रीन इज विजिबल। है। हाँ, यस सर। ओके, ओके, डन। सो दिस इज आवर हमारा एक्ट, एएमसी आर्बिट्रेशन एक्ट। ठीक है, 29A से चलते हैं। सॉरी, लो जी। देखो भाई, आर्बिट्रेशन के ना दो ही टाइम लिमिट्स हैं सिर्फ। अगर हम देखें तो एक है इसका डिफ़ॉल्ट रूट और दूसरा है आपका फास्ट ट्रैक रूट। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये कि जो आपका डिफ़ॉल्ट आर्बिट्रेशन है ना, दैट यू हैव टू कंप्लीट विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स। ये बात क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर, जैसे हमारा प्रोसेस फ्लो ऑफ आर्बिट्रेशन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा डिस्प्यूट खड़ा होता है ना जी। स्टेप नंबर 1 इज हाँ हमारा डिस्प्यूट हुआ, चाहे हमने उससे एग्रीमेंट से इन्वोक किया, चाहे कोर्ट के थ्रू गए हम आर्बिट्रेशन के पास, या फिर वॉलेंटरीली वी हैव रेफर टू आर्बिट्रेशन। देन स्टेप नंबर 2 इज वी विल चेक इफ देर इज एनी एग्रीमेंट और नॉट। देन स्टेप नंबर 3, देन वी विल गो फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। हम आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं। देन स्टेप नंबर 4, आप आर्बिट्रेटर डिस्क्वालीफाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। देन स्टेप नंबर 5, फाइनली आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। उसके बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपको बताता है कि एट दिस डेट एंड एट दिस प्लेस दिस शैल बी योर प्लेस एंड डेट फॉर योर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। ओके, स्टेप 5 तक क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद हमारा स्टेप 6 क्या रहता है कि हमारा अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो चुका। अब फाइनली यहाँ पे जो आपकी लड़ाई है वो शुरू हो गई, फाइनल आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। क्लेमेंट्स ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम दी है, डिफेंडेंट्स ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दिया है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड को खत्म, आपका जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है उसको खत्म करने की टाइम लिमिट क्या है? सेक्शन नंबर 29A के हिसाब से जब आपका स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो जाए, जब आपकी सारी प्लीडिंग्स खत्म हो जाए, आपकी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम भी खत्म, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस भी खत्म, पूरी प्लीडिंग्स खत्म, स्टेप नंबर 6 खत्म, आर्बिट्रेशन खत्म, इसके आपके 12 महीने के अंदर अंदर आपको अवार्ड पास करना है 29A के अंदर। ओके। ओके, अब 29B क्या कह रहा है? 29B कहता है सर, ये रहा हमारा 29B, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल, कहाँ गया 6 मंथ वाला, द अवार्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर्स अपॉन रेफरेंस। जिस दिन से आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ना, उस दिन से 6 मंथ। आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? स्टेप नंबर 4 पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जब हमने इसका हाँ। ये देखा था कि क्वालिफाइड है कि नहीं, डिसक्वालिफाइड है कि नहीं, तो यहाँ से 6 मंथ्स। ओके। स्टेप नंबर 4 से 6 मंथ्स लेने हैं हमको सेक्शन 29B के अंदर, और स्टेप नंबर 6 से 12 मंथ्स लेने हैं सेक्शन नंबर 29A के अंदर। अब यहाँ पे एक टेक्निकल डिफरेंस और है। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन क्या कहता है? हमारा सेक्शन ये कहता है कि जो हमारा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है ना, वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। लेकिन हमारे 29A के अंदर दे रखा है कि आप 6 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हो। तो ये 6 मंथ का एक्सटेंशन कहाँ से कैलकुलेट होगा? ये जब हमारा 12 मंथ का पीरियड एक्सपायर होगा ना आफ्टर प्लीडिंग्स, उसके बाद ओके। 6 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। फास्ट ट्रैक में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अगर आपका फास्ट ट्रैक प्रोसीजर डिले होता है,
देन इट विल बी कंसीडर योर नॉर्मल प्रोसीजर। फिर वो आपका नॉर्मल प्रोसीडिंग के अंदर कवर हो जाएगा कि भाई अब तो आपने नॉर्मल रूट से, जैसे ही 6 मंथ क्रॉस हुए, अगर तो 6 मंथ के अंदर हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर वो आपका नॉर्मल प्रोसीजर उसको कंसीडर कर लेगा। तो बस इसमें डिफरेंस यही है कि फ्रॉम 29B के अंदर फ्रॉम रेफरेंस 6 मंथ्स है, और 29A के अंदर फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स है। कंप्लीशन। वहाँ पे ठीक, ख़त्म हो समझ चुकी में है आपकी प्लीडिंग्स, और यहाँ पे अभी आर्बिट्रर अपॉइंट होने से अब 6 महीने काउंट करेंगे। बस इसमें ये छोटा सा डिफरेंस है। आया। बाकी देखते हैं भाई, और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, डू यू हैव एनी क्वेरी और डाउट? हेलो हेलो। हेलो लक्ष्मी जी, डू यू हैव एनी क्वेरी और डाउट? नहीं सर, आप कंटिन्यू करो, मैं ज़रा उसको उतना अच्छे तरह से नहीं देखी हूँ। ओके 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 ओके। आपने लेक्चर्स देखे हैं लक्ष्मी जी? हाँ हाँ, जो हमारे करंट लेक्चर्स आ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं? वो थोड़ा लैग हुआ है मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भावेश भाई, मीडिएशन पार्ट कितना हो गया आपका कंप्लीट? 0। ज़ीरो? अरे वैसे ऐसे मीडिएशन पार्ट जो है आर्बिट्रेशन, वो, हाँ, आर्बिट्रेशन हो गया। एक बार मैंने गो थ्रू किया है, पर ऐसे ऐसे टाइप का लर्निंग नहीं हुआ है मेरा कुछ। वैसे मीडिएशन पार्ट डायरेक्ट है। आज का सेशन में थोड़ा मीडिएशन के ऊपर ही लेना चाह रहा था कि मीडिएशन में इस बार क्वेश्चन बनने की उम्मीद कहाँ से हो रही है, हाँ हाँ। क्योंकि वो पिछले 4 अटेम्प्ट से ना डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ रहे हैं उसके अंदर। तो इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मैं बिलीव नहीं करता इतना हमारे साथ फेयरली खेलता है इंस्टीट्यूट। तो उस पर मेरा इस बार थोड़ा सा डिफरेंट एनालिसिस है। इस बार मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आर्बिट्रेशन ईजी आएगा, और इस बार मीडिएशन में इंस्टीट्यूट थोड़ा सा गूगली कर सकता है, क्योंकि 4 अटेम्प्ट से बिल्कुल डायरेक्ट पेपर आ रहा है मीडिएशन का। एक्सप्लेन द एथिकल स्टेप्स ऑफ मीडिएशन, व्हाट इज मीडिएशन। तो तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार पूरा भाई मतलब शक ऑपोजिट होना निकल जायज़ है। बराबर। चलो कोई नहीं, वो 5 मिनट। ड्राफ्टिंग जो आता है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। ड्राफ्टिंग का क्या प्रॉब्लम लग रहा है आपको लक्ष्मी जी? तो ड्राफ्टिंग पता नहीं, कुछ लिखने के बाद भी थोड़ा ये नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। वो एग्जाम पे, लास्ट टाइम भी एग्जाम पे ना जो आया था। आपने हमारे ड्राफ्टिंग वाले सेशंस देखे? अभी रिसेंटली 4-5 सेशंस हमने लिए हैं ड्राफ्टिंग के। हाँ, वो थोड़ा ये देख लिया, लेकिन और एक बार उसको करना है। वो लर्निंग अच्छी तरह नहीं हुआ है उसका। अच्छा, आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में उसको भी कवर कर लेता हूँ। हाँ, मैं और एक बार अच्छी तरह देख के मैं आपको बोलती हूँ। ओके मैं ओके। खुद लिख के देखना है मुझे। अच्छा, 5 मिनट बस वेट करते हैं, एक दो बच्चा हो रहा है, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे, देन दे विल सी रिकॉर्डिंग। ओके। अभी मेरा बेसिकली आई वॉज रिसर्चिंग ऑन मीडिएशन ओनली। तो अभी मीडिएशन के अंदर क्या है ना, हमारा मीडिएशन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। मीडिएशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया हुआ है, नालसार मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल। वहाँ पे जो उन्होंने मॉड्यूल्स इशू किए हैं, वहाँ से मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते नजर आ रहे हैं, डायरेक्ट केस स्टडी बनते नजर आ रहे हैं कि यार मीडिएशन में देखो, एक्चुअली मीडिएशन क्या है ना, मीडिएशन इज़ अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। उसमें कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है, कुछ बहुत टेक्निकल पूछ भी नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमको मॉड्यूल इशू करके दिया है वो ये है। ये हमारा इसके अंदर नालसार का मीडिएशन ट्रेनिंग मैनुअल फॉर रेफरल जजेस। ठीक है जी। मीडिएशन की ट्रेनिंग सुप्रीम कोर्ट यहाँ से प्रोवाइड करता है। तो अब इसके अंदर ना डायरेक्ट केस स्टडीज़ बनती नज़र आ रही हैं, और डायरेक्ट यहाँ से मुझे क्वेश्चन भी बनते नज़र आ रहे हैं। दो दो केस लॉ आगे सामने, ये हमारे सिलेबस में भी इन्होंने कवर किए हुए हैं। उसके बाद ये देखो नीचे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है इसमें। तो ये एडवांटेजेस ऑफ मीडिएशन, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं बिल्कुल बनते हुए, कि इस बार कुछ तो यहाँ से आने की उम्मीद है। दूसरा, लास्ट टाइम क्या रह गया था, लास्ट टाइम ना आईसीएसआई का एडीआर सेंटर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ ही था, तो उसका क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अब एडीआर सेंटर इंट्रोड्यूस हो चुके, तो आईसीएसआई के एडीआर के रूल्स भी हैं। मैंने आपको पूरा ड्राइव लिंक के अंदर वो भेजा हुआ है। तो ये आईसीएसआई के एडीआर के रूल्स भी हैं। इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन जो है वो आई थिंक इन रूल्स के हिसाब से आर्बिट्रेशन करने के लिए वो आपको बोल सकते हैं कि भाई आईसीएसआई के जो एडीआर रूल्स हैं, इनके हिसाब से आपको अपनी मीडिएशन जो है वो कंडक्ट करनी है, अपनी आर्बिट्रेशन कंडक्ट करनी है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। बाकी नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हाट इंस्टीट्यूट डूज, हो सकता है बिल्कुल ही फ्लैट पेपर आ जाए।
पर ये है कि हमको जो तैयारी है ना, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। तो अब इसके बाद ये था हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट। इसके ऊपर भी मैं पूरा एक सेशन लेकर के आऊँगा, किस तरह से इसको पढ़ना है, क्या करना है। यहाँ से इस बार क्वेश्चन बनने की उम्मीद बन रही है, फिर यहाँ से डायरेक्ट केस स्टडीज़ बन रही हैं, जो उन्होंने ट्रेनिंग मैनुअल इशू किया हुआ है ना, यहाँ से ये डायरेक्ट केस स्टडीज़ मुझे यहाँ से बनती नज़र आ रही हैं। ये बना के पूछ लेंगे कॉन्फ्लिक्ट कैसे एड्रेस किया है, एजम्पशंस क्या है, प्रिसेप्शन क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। ये तो बिल्कुल मतलब अगर मैं एग्जामिनर होता तो फिर तो मैं बच्चे को यहाँ से पकड़ के क्वेश्चन देता कि भाई ये दिखा तूने किया है कि नहीं। देन इसके बाद हमारा इसमें था, अच्छा एक चीज़ और करना है यार आप लोग, जो मेरा सेशन लेने का पर्पज़ था। अब आपने क्या करना है ना, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दो, और आप उसको लिख के ना पूरा मेरे को पीडीएफ बना के भेज देना। क्वेश्चन आप देख के पूरा पूरा पेपर सॉल्व करके, वो पेपर, क्वेश्चन पेपर और आंसर आप मेरे को पीडीएफ बना के भेज दो। उसमें क्या चेंजेस करने हैं, कैसे वर्ड लिमिट कितनी रखनी है, तो मैं एक बार उसको एनालाइज करके आपको बता दूंगा कि अभी क्या पोजीशन है। क्योंकि अभी 1 मंथ है एग्जाम में, तो वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो आप उसको लिख करके मेरे को पीडीएफ्स बना के भेज दो कि सर दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, और उस पर अपना टाइम नोट कर लेना कि आपने कितने टाइम में पूरा पेपर अटैम्प्ट किया। आपने ये नहीं करना भी 3 ओके। आवर्स में कितना अटैम्प्ट हुआ, आपने देखना है कि आपने पूरा पेपर कितने टाइम में अटैम्प्ट किया। 3 आवर्स 15 मिनट, 3 आवर 20 मिनट्स। फिर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैं 20 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझे 20 मिनट कम करने हैं, या मैं 30 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ तो मुझे 30 मिनट कम करने हैं। तो आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करना टाइमर लगा के कि भाई इतना मेरा टाइम है और इतने टाइम में मैंने इसको अटैम्प्ट किया है। उसके बाद आप वो पूरा का पूरा पीडीएफ बना के मेरे को देना। देन उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि टाइम कहाँ पे कम कर सकते हैं, कहाँ पे हम ज़्यादा कर सकते हैं। दैट विल बी रियली रियली यूज़फुल। एक आपको मार्जिन्स भी साइड में ड्रॉ करने हैं जब भी आप पेपर करेंगे ना। तो आपको, जैसे मैं आपको एक ड्राफ्टिंग की एक शीट दिखाता हूँ, लाइक अगर कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें तो स्टडी मटेरियल हमारा आरटीआई कॉपीज ड्राफ्टिंग, तो ये ना आपको इस तरह से मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं। अगर ड्राफ्टिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है, मतलब आपका आंसर ना लगे, आपका आंसर एक स्टेटमेंट लगना चाहिए। लाइक ऐसा लगे कि किसी प्रोफेशनल ओके। ने इसको ड्राफ्ट किया। आप ये एज्यूम कर लेना कि आप कोई स्टेटमेंट बना रहे हो, तो इस तरह से साइड में आपको मार्जिन ड्रॉ करने हैं। दूसरी बात, आपको एक लाइन में ना 3 से 4 बड़े वर्ड्स लिखने हैं सिर्फ, मतलब राइट, खुला खुला लिखो बिल्कुल पेपर, उसको कंजस्टेड नहीं करना। टेक एज मैनी शीट्स एज यू कैन। आपने पैसे दिए हैं इंस्टीट्यूट को, डोंट वरी अबाउट शीट्स, टेक एज मैनी शीट्स एज यू कैन। मैं तो 5-5 शीटें लेता था कि कोई दिक्कत ही नहीं है यार। तो इसको खुला खुला लिखना है आपको बिल्कुल, और इस तरह से पूरा ऐसे लाइंस वाइंस ड्रॉ करके, मतलब इट शुड लुक, वो दिखने में भाई उसका फ़र्क पड़ता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। ये पेपर में चलता है भाई, ये मैं बहुत, इसके बारे में मेरा बड़ा वो ओपिनियन है। एग्जीक्यूटिव के अंदर पहले मैं प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देता था, मैं सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देता था, तो वो मेरा नहीं निकला। फिर जैसे ही मैंने ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की तरफ देखा, फिर एग्जीक्यूटिव निकल गया। तो ये चीज़ इसके अंदर भाई थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। बच्चे आ जाओ बच्चे, आज संडे है, मेरे को लग रहा है 10 बजे कोई उठा नहीं होगा, मैंने जल्दी रख दिया सेशन। चलो कोई नहीं। अब हमारा बात करते हैं जो हमारा मीडिएशन एक्ट है। अब मीडिएशन एक्ट को किस तरह से लेना है, जो हमारा सिलेबस है ना मीडिएशन का, उसके अंदर इन्होंने मीडिएशन का स्टार्टिंग के अंदर तो इन्होंने मीडिएशन के कुछ सेक्शंस लिए हुए हैं, लेकिन आफ्टरवर्ड्स इन्होंने बाकी सारे सेक्शंस जो है वो आपके ड्राफ्टिंग फॉर्मेट में लिए हुए हैं कि ड्राफ्ट मीडिएशन एग्रीमेंट, ड्राफ्ट मीडिएशन प्रोसीडिंग, उस तरह से इन्होंने कवर किए हुए हैं। तो अब पहले आप मेरे को बताओ कि आप इसके अंदर क्या चाह रहे हो, कि अब मैं आपको चैप्टर वाइज चलाऊँ या मीडिएशन को सेक्शन वाइज चलाऊँ, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड करके उसको एक प्रैक्टिस मैनुअल की तरह सॉल्व करें। चैप्टर वाइज चलेगा सर। ओके, वैसे तो 4 ही चैप्टर हैं, कुछ उसमें ज़्यादा है नहीं। एक चैप्टर तो नेगोशिएशन ही है, वो तो वैसे ही बहुत इजी चैप्टर है, तो उसमें वो आप कर सकते हैं। मीडिएशन फ्लो, ठीक है। केस लॉज वाला आपका कहाँ तक हो गया है कंप्लीट? केस लॉज वाला कुछ अभी किया आपने कंप्लीट? नहीं सर, अरे मेरे भाई, केस लॉ पेंडिंग है। एक बार केस लॉज भी कर लेना यार कंप्लीट। केस लॉज का पता क्या पैटर्न है ना, जैसे आप सेक्शन वाइज आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आज आपने सेक्शन 21 पढ़ा,
तो जो केस लॉ बुक है ना, दैट इज अरेंज सेक्शन वाइज ओनली। तो आप सेक्शन 27 के सारे केस लॉ पढ़ डालो, इससे पेपर में आपका उसको ढूंढना भी आसान हो जाता है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो मैं इसके ऊपर पूरा एक सेशन लेके आता हूँ आंसर फाइंडिंग के ऊपर ना। मैंने इंटरनल ऑडिट के अंदर लिया था एक आंसर फाइंडिंग सेशन कि आंसर ढूंढने कैसे हैं। क्योंकि पेपर में अल्टीमेटली तो आपको वहाँ पे लिख करके आना है कि भाई ये मुझे आंसर मिला और मैंने यहाँ से लिख करके आया, मतलब ट्रांजेक्शन सिर्फ इतनी है। तो उस ट्रांजेक्शन के लिए मैं एक छोटा सा आपके लिए सोच रहा हूँ आंसर फाइंडिंग सेशन लेकर के आऊँ कि किस तरह से इसको ढूंढना है। तो जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आता है केस लॉ का, वो क्वेश्चन डील करता है सेक्शन नंबर 34 से, तो आपको पूरी बुक सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेक्शन 34 के ही केसेस देखने हैं। हाँ उसके अंदर से आपको फटाफट से वो खट से मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आप सेक्शंस कवर कर रहे हो, साथ साथ ही जो है आप इसके अपने केस लॉस भी कवर करते रहो। और इसके अंदर ना आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, हालांकि इट्स अ रॉन्ग ओपिनियन। राइटिंग प्रैक्टिस करने की नीड पता क्यों नहीं है? देखो, जब हम जैसे हमारे टोटल 7 पेपर्स हैं, हम बाकी 5 पेपर्स के अंदर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आपको ढूंढने की प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं। लिखने की आपकी प्रैक्टिस है भाई, आप 5 पेपर लिख रहे हो ना, 2 और लिखाओगे, ठीक है? अगर 5 पेपर आप लिख पा रहे हो तो 2 और लिख दोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको आंसर ढूंढने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मेरे ओपन बुक के एग्जाम थे, तो मैं इसके अंदर रिसर्च करता था कि आप मतलब कहाँ से पेपर बन सकता है, और भाई तकरीबन वो कभी कभी वैसा हो जाता था। जैसे मैंने ओल्ड सिलेबस में एक बार बैंकिंग लॉज का पेपर लिया, उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम ना ताज़ा ताज़ा पेटीएम का कांड हुआ था। तो मैंने कहा ले ले बे ले, 40 नंबर तो यहीं से बनेंगे। यार देश में इतना बड़ा कांड हो गया तो ये तो बनेगा ही बनेगा 40, इससे बड़ा क्या ही पूछेंगे। वो सारा कुछ आ गया इसमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया, सब कुछ आ गया। वो हुआ, लेकिन ओल्ड सिलेबस में नहीं हुआ। मैं ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में वो आ गया 20 मार्क्स का। ओल्ड में इन्होंने पूछ लिया वॉस्ट्रो अकाउंट, मेरी बत्ती गोल। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो कहीं मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैं तो पूरा पेटीएम की पूरी लिस्ट निकाल के लेके गया हूँ कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो इसमें हमको ना आंसर फाइंडिंग के ऊपर जोर देना है, इसमें आंसर राइटिंग के ऊपर जोर नहीं। लिख तो आप दोगे यार, इसमें आपका पर्पस रहना चाहिए कि क्वेश्चन बन रहा है तो वेदर आई एम एबल टू फाइंड इट और राइट इट और नॉट। तो अब आप इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो अभी 4-5 दिन, और आप मेरे को बताओ कि सर हम आंसर ढूंढ पा रहे हैं, हम आंसर लिख पा रहे हैं। फिर मैं आपका नेक्स्ट सेशन लूँगा कि आंसर अगर आपको मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर नहीं आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हो तो देन टेल मी, फिर मैं उसका एक सेशन आपका एक हिसाब से लेता हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। क्योंकि हमें मेन तो लिख करके आना है पेपर में, सारी बात लिखने पे ख़त्म हो जाती है आके बस। सर, नेक्स्ट संडे को रख दो, तब तक एक पेपर लिख के आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, हाँ और पता भी चल जाएगा फाइंडिंग केस है, और केस लॉ भी तब तक हो जाएंगे पूरे। हाँ, एक बार थोड़ा सा वो हो जाएगा, थोड़ा सा मीडिएशन का भी एक बार कर लेना। 1-2 पेपर आप लिख करके मेरे को भेज देना। लक्ष्मी जी, आप भी मेरे को एक एग्ज़ाम जो है वो पूरा लिख करके एक बार आप मेरे को पीडीएफ भेज देना। हाँ हाँ सर। आ जाओ बच्चों, कहाँ रह गए? ओपन बुक के लिए बच्चा ना लास्ट में छोड़ता है ओपन बुक को कि छोड़ यार ये तो किताब खुली है, देख लेंगे। पर आपका एग्रीगेट ओपन बुक से बनता है, ये मुझे बहुत अकल बाद में आई। मतलब बहुत सारे बार फेल होने के बाद फिर मुझे समझ आया कि भाई अगर पास होना है ना, देन टैप ओपन बुक पेपर्स। अच्छा, अभी मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, मतलब जो जिन्होंने एग्जाम दिए थे ना, तो हम्म। ईडीपी में फ्रेंड्स बने, तो उनका ऐसा वैसा भी हुआ। एग्रीगेट 60, मतलब बहुत लोगों को सीएसआर में एग्जाम्शन है 60-65 वगैरह, पर बाकी सब्जेक्ट में कम है। क्लियर कोई नहीं हुआ। पर मेजोरिटी ओपन बुक से उनको अच्छा मार्क्स मिल रहा अब मेन तो ओपन बुक से ही हमारा एग्रीगेट जो है वो पूरा का पूरा बन जाता है। पर चलो यार, अब टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ज़रूरी है पर पेपर निकालने भी ज़रूरी है। तो ये मई का महीना ऐसा होता है कि इसमें हमें पेपर के बारे में ही डिस्कस करना रहता है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपके लिए ना, अब जैसे अब आपके पास 2 महीने फ्री रहेंगे, जून का और जुलाई का। तो जुलाई में हम करेंगे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेशंस। यहाँ पे हम ओडीआर सेटअप करेंगे, बिल्कुल जैसे हम मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक मूट एडीआर सिस्टम करके देखेंगे, जिसमें आप लोग अपनी प्लीडिंग्स तैयार करके आएंगे, आपको बहस करनी है। तो एक थोड़ा सा वो एक्सपोजर भी हम लेते हैं कि किस तरह से अवार्ड प्रिपेयर करना है। तो वो एक हम ओडीआर ट्रेनिंग कह सकते हैं। तो ये हम फ्री टाइम में, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स खत्म होते हैं, अभी तो आप एग्ज़ाम्स पे फोकस करो। हालांकि मैं उसको अभी अप्रैल मई में लेना चाह रहा था, फिर बच्चों का मुझे ये फीडबैक मिला कि सर अभी एग्ज़ाम्स हैं तो अभी हम प्रेशर में हैं, अभी वहाँ दिमाग नहीं लगा पाएंगे। तो अभी आप उसके बाद जुलाई के अंदर अप्रॉक्सीमेटली तब हम करते हैं मूट एडीआर सेशन। मूट कोर्ट कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं, कैसे बोलना है, कि कहाँ चुप रहना है, कितना बताना है, सब कुछ भी तो नहीं बताना है आपको आर्बिट्रेटर को, कितना रोकना है। तो दैट वी विल डू एन एक्सरसाइज एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स।
तो ये उसमें रखते हैं थोड़ा सा। और आ रहा है जी कोई बच्चा? अभी तो मेरे को लग रहा है सो के ही नहीं उठे बच्चे। सर अभी एग्जाम है, अभी नींद भी आती है क्या? नहीं, बच्चे कुछ बच्चे दे- ऐसे 5 बजे तक पढ़ते सुबह रात को, हाँ हाँ, तो हाँ फिर बराबर। वो सोते हैं, फिर वो उठते 12 बजे। ये टाइमिंग का थोड़ा मिसमैच रहता है भाई, क्या करे। चलो एनीवे, और किसी सेक्शन में डाउट भावेश भाई? नहीं सर, यही था। बाकी इसके बाद तो सेक्शन हमारे खत्म ही है। जैसे आप 29B तक पहुंच गए, इसके बाद क्या रहेगा? 35, 36, 37, और उसके बाद आपका बस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। बस बीच के तो वो आर्बिट्रेशन। काउंसिल वाले तो है ही नहीं हमारे सिलेबस के अंदर। सिलेबस में ना भी वैसे भी इजी है, उसमें तो 4 बंदे मेन होने चाहिए, एक आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर होना चाहिए। जब देख के ही लिखना है फिर क्या ही टेंशन। तो उसमें तो वही है भाई। इंटरनेशनल वाला अभी करा है आपने स्टार्ट? जो आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वाला है, चैप्टर 10। स्टार्ट नहीं किया मैंने। पढ़ा था अभी, एक 1.5 महीना हो गया। एक अच्छा। पूरा पढ़ लिया मैंने। हम्म। अभी ऐसे लर्निंग का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आर्बिट्रेशन अच्छे से हुआ है। उसके अंदर तो वैसे सिंपल ही है जो हमारा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है। जैसे हमारे न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन है ना, मैं चल थोड़ा सा हाँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ब्रीफ कर देता हूँ आपको। सिलेबस, स्टडी मैट, AMC आपका ये रहा। इसके अंदर क्या है ना, जो हमारे जेनेवा कन्वेंशन है और जो हमारे न्यूयॉर्क कन्वेंशन है, इनके लगभग प्रोसीजर सेम है। तो ये मैंने ओके। आपके लिए यहाँ पे कंपैरेटिव एक टेबल ही बना दिया था कि इसको अलग अलग पढ़ने से अच्छा ना एक साथ ही पढ़ लेना। ये आपका रहा चैप्टर नंबर 10। तो इनके सेक्शन वाइज भी लगभग सेम ही चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, 145। 140, हाँ ये रहा। तो ये जो हमारा है ना न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, तो जैसे इसमें सेक्शन है डेफिनेशन ऑफ फॉरेन अवार्ड, इसी तरह से इसने भी डेफिनेशन ऑफ फॉरेन अवार्ड दिया है। फिर ये कहेगा रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, ये भी कहेगा रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, और बिल्कुल डिट्टो डिट्टो सेम सेम इनके बिल्कुल सेक्शंस चलते हैं। इनकी सीरीज़ भी लगभग सेम सेम सी चलती है। उसके बाद इनके शेड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। तो ये हम इसके साथ साथ हम इसको कंपैरेटिवली हमने पढ़ना है कि ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन में ये है और जिनेवा कन्वेंशन में ये है। इस बार इसमें से क्या कहते हैं, इसमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आने की उम्मीद है नहीं। इस बार ना स्कोर्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा आपका, सेबी वाले में से। वो सारा एक चैप्टर ही चेंज करा था इन्होंने पिछली बार अमेंडमेंट में ना, सेबी स्कोर्स वाला। तो वहाँ से 5 मार्क्स ओके। का इस बार क्वेश्चन पूछेगा। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का इसने क्वेश्चन नहीं पूछा इस बार। मेरे को लग रहा है कि फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का भी एक क्वेश्चन उसमें आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। और अमेंडमेंट्स की मैं आपकी एक वीडियो 1-2 दिन में लेकर के आ रहा हूँ। 5 ज़्यादा नहीं, 6-7 नए केस लॉज हैं, 2-3 तो उसमें से आएंगे ही आएंगे। जैसे जो हमारी अमेंडमेंट्स थी ना इसके अंदर, ICSI एकेडमिक पोर्टल, ये रहा हमारा इसमें सप्लीमेंट ये रहा आर्बिट्रेशन। हाँ ये रहा इसका सप्लीमेंट, 9 पेज का सप्लीमेंट है। इसमें थोड़े बहुत केस लॉज ही हैं। इसका मैं आपको पूरा कल मैं आपको इसकी अमेंडमेंट की वीडियोस पूरी की पूरी देता हूँ। इसमें से 2-3 केस लॉ तो यहीं से आएंगे डायरेक्ट अमेंडमेंट में से। तो 10 to 15 मार्क्स तो ये हमारे यहाँ से बन जाएंगे। लास्ट टाइम भी इन्होंने अमेंडमेंट्स के अंदर से 6 क्वेश्चन अमेंडमेंट से इन्होंने डायरेक्ट ही दे दिए थे। तो वहीं से 25 to 30 मार्क्स का इन्होंने अमेंडमेंट से ही पूछ लिया था लास्ट टाइम। अच्छा एक चीज़ और यार मैंने इसके अंदर नोट करके रखी थी, अब ध्यान में आई। एक ना हमको आपके पास कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट है सबके पास? नहीं। बेयर एक्ट नहीं है? चल कोई नहीं यार, इसके रूल्स प्रिंट कर लेना है यार आपने। नहीं, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन रूल्स हैं हमारे कंपनी लॉ के, कंपनीज एक्ट मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन रूल्स 2016। ठीक है जी, इसके ऊपर भी इस बार क्वेश्चन बनने की मेरे को इसमें काफ़ी चांसेस लगते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चन क्या आ सकता है यार, जैसे इसके अंदर हमारा फॉर्म होता है MDC1 के, आप मीडिएशन के अंदर अपने कंपनीज एक्ट के केसेस को रेफर कर रहे हो। इसमें जो हमारा मीडिएटर्स का पैनल होता है उसके ऊपर एक्सपर्ट्स जो हमारे पैनल होते हैं, उसकी जो क्या कहते हैं कंडीशन है ना, उसमें लास्ट एक कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति जिसने मीडिएशन की ट्रेनिंग कर रखी है, ही इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अपॉइंटेड एज मीडिएटर। अब उस ट्रेनिंग का जस्टिफाइड नहीं कर रखा कि कौन सी ट्रेनिंग कर रखी है।
मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो हमारा बन सकता है, क्वालिफिकेशन ऑफ एम्पैनलमेंट, ये रहा, हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, has been a judge of Supreme Court, has been a judge of High Court, has been a district and session judge, has been a member or registrar of tribunal constituted at national level, then has been an officer in ICLS service, qualified legal professional not less than 10 years, has been a professional at least 15 years, CA, CS, CMA, has been a member of president of any state consumer forum, is an expert in mediation or conciliation who has successful undergone training in mediation conciliation. अब ये देखो, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है बन के कि XYZ is a company secretary having 2 years of experience. He has completed certain training in mediation and he has successfully conducted his training in mediation and conciliation. Whether he is eligible to be appointed as mediator or not. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर प्रोफेशनल है तो कह रहा है कि 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन नीचे कह रहा है कि इज एन एक्सपर्ट इन मीडिएशन हु हैज़ अंडरगोन ट्रेनिंग इन मीडिएशन और कॉन्सिलेशन. यहाँ पे तो कोई ईयर का क्राइटेरिया ही नहीं दिया इसने कि कोई भी अगर मीडिएशन की ट्रेनिंग करता है तो वो ही इज एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज मीडिएटर. लेकिन अब ये ट्रेनिंग कौन सी करनी है, तो ये हमारी मीडिएशन की ट्रेनिंग कौन सी है, हमारी नालसार वाली मीडिएशन की ट्रेनिंग है जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है जी. ये वाली आपकी मीडिएशन की ट्रेनिंग है. इसके अलावा एक और मीडिएशन की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर आपको 3 साल की प्रैक्टिस करनी मैंडेटरी रहती है. तो इसके ऊपर भी मैं एक पूरा एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करके लाता हूँ. पर इस बात को आप ध्यान में रखना कि कंपनी लॉ में यहाँ पे एक छोटा सा लूप होल है कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने मीडिएशन की ट्रेनिंग की हुई है, उसको चाहे साल का 10 साल का एक्सपीरियंस ना भी हो, ही विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज मीडिएटर. तो यहाँ पे एक छोटा सा, इसको पता नहीं अभी एग्जामिनर ने पॉइंट क्यों नहीं उठाया, बट उठा सकता है. तो हमें ओपन बुक में थोड़ा सा ओपन माइंड चलना पड़ता है कि भाई इधर से रास्ते, इधर उधर टेढ़े मेढ़े रास्ते देखने पड़ते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं. तो ये आप इसका एक प्रिंट आउट ले जाना, कंपनीज एक्ट के आपके जो मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन रूल्स हैं, ठीक है जी. तो ये आपको हाँ इसका एम्पैनलमेंट के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन बनने की इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. एनी क्वेश्चंस? चलो, और बच्चे आ रहे हैं कोई? चलो भाई, कोई नहीं यार, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है तो पावत है. सो सिंपल. कोई नहीं यार, उनको बेचारों को रिकॉर्डिंग दे देंगे हम इसकी. बाकी आप मेरे को जो है अपने PDFs बना करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, फिर उस अकॉर्डिंगली हम उसको करते हैं. बाकी एनी डाउट्स लक्ष्मी जी, आपको कोई डाउट, कुछ आपको क्वेरी इसमें पूछनी हो? नहीं, मुझे वो चैप्टर वाइज थोड़ा explain जल्दी से थोड़ा रिविजन टाइप का कर देते हैं. अच्छा, मैं आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है. मैंने एक छोटा सा आपके लिए बना रखा था, अब ये भी आप नोट कर लो. देखो जी, AMC, तो ये देखो ऐसे ना, आप इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करें हमने थोड़ा सा. ये रहे आपके सेक्शंस, ये मैं आपको लिस्ट देता हूँ कि आपके सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 20 तक, सेक्शन नंबर 17 तक आपके चैप्टर नंबर 3 में. तो आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 स्टडी करना है. आप इसके नोट्स बना लो. सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है. सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 27 तक आपके सेक्शन नंबर 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर कवर है. फिर उसके बाद आपके सेक्शन नंबर 18 से लेकर के सेक्शन नंबर 27 तक आपके चैप्टर 4 में कवर है. तो सबसे पहले आपको चैप्टर 3 पढ़ना है, फिर आपको चैप्टर 4 पढ़ना है, फिर आपको चैप्टर 7 पढ़ना है. 5, 6 नहीं पढ़ना, क्योंकि 27 के बाद 28, 29 भी वो आपके चैप्टर 7 में कवर हो रहा है. ये देखो यहाँ पे आपका कहाँ गया है, ये रहा. इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7, फिर आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 6, फिर बाद में पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 5. जब आपका ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 10. अब जब ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया ना, चैप्टर नंबर 10 तक, इसके बाद जो आपके चैप्टर बचते हैं वो है मिसलेनियस. चैप्टर नंबर 1 आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये आपका क्या कहते हैं, बैकग्राउंड ऑफ आर्बिट्रेशन है, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि आपका वो बृहदनल के उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या वो एक मतलब वो हमारे क्रोनोलॉजी से अलग चलता है. आर्बिट्रेशन की क्रोनोलॉजी जो हमारी सेक्शन वाइज चल रही है ना, हम पहले क्रोनोलॉजी पूरी की पूरी खत्म कर लेंगे. जैसे ही हमारी क्रोनोलॉजी खत्म होती है, उसके बाद जो हमारे चैप्टर बचते हैं उनका आर्बिट्रेशन के बीच प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है. लाइक सेबी का स्कोर्स वाला चैप्टर है, उसका बीच प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं, ना वो अवार्ड सेटिसाइड का कुछ लेना देना है, ना अपॉइंटमेंट का कुछ लेना देना, वो बिल्कुल ही एक सेपरेट जोन है. तो उसको बिल्कुल आपको सेपरेट पढ़ना है. सबसे पहले आप चैप्टर 3 पढ़ लेंगे, चैप्टर 3, देन चैप्टर 4, देन चैप्टर 7, देन चैप्टर 6, देन चैप्टर 5, देन चैप्टर 10.
उसके बाद आप चैप्टर नंबर 8 9 ये सब आप क्या कहते हैं साइड बाय आप निकाल सकते हैं उसके। फिर चैप्टर नंबर 1 एंड 2, उसके बाद इसको भी आप अलग से ले सकते हैं। इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है। ठीक है, इससे आपका स्टडी का क्या कहते हैं बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका सीक्वेंस नहीं टूटेगा। सीक्वेंस वाले कंप्लीट हो गए एक साथ, उसके बाद जो बचे हमारे आइसोलेटेड चैप्टर्स वो खत्म हो गए। कॉन्सिलेशन वाले चैप्टर के अंदर हमारा कॉन्सिलेशन ओमिटेड है, हमारा नए क्या कहते हैं जब जब से हमारा मीडिएशन एक्ट आया था उसके बाद से हमारा कॉन्सिलेशन ओमिट हो चुका है, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है अभी भी वो, तो हमको वो पढ़ के जाना है। एक्चुअल में वो ओमिटेड है, टेक्निकली वो ओमिटेड है। वहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपका, MSMED के वहाँ से क्वेश्चन आएगा। इन्होंने 2-3 नए केस लॉज डाले थे MSMED के, MSMED एक्ट के अंदर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग के इन्होंने 2-3 नए केस लॉ डाले थे, वो पूछे ही नहीं इन्होंने। तो वो आपका क्वेश्चन ये वाले आ सकते हैं आपके कॉन्सिलेशन में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 343, 349, 349, 350 वाले। ठीक है जी। और लक्ष्मी जी आपके पास तो मेरा पिछला एडिशन का है ना केस लॉ कैप्सूल, आप दिसंबर वाला है ना आपके पास? हाँ हाँ मैं आपको है हाँ अपडेटेड केस लॉज हाँ की लिस्ट है दूंगा एक। थोड़े से इसमें अमेंडमेंट्स थे, हाँ चेंजेस थे, वो लिस्ट में आपको एक बार दे दूंगा कि उसमें थोड़े से जो नए चेंजेस हैं वो आई विल गिव इट टू यू। ठीक है जी। तो ये इसका हाँ आपको फ्लो बनाना है। मीडिएशन तो बाकी मीडिएशन पार्ट इज़ वेरी वेरी इजी, तो उसको भी आप जो है वो डायरेक्टली उसको कवर कर सकते हैं। सो एनी अदर डाउट और क्वेश्चंस? बच्चे आ रहे हैं कोई? ओके ठीक है। और किसी सब्जेक्ट में भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। ऑडिट ड्राफ्टिंग का पेपर दिखाना था मैं। ड्राफ्टिंग का पेपर? हाँ, मुझे क्वेश्चन 1 में 5 आउट ऑफ 5 मिले। अच्छा, तुझे अपना पेपर दिखाना है या देखना है, क्या करना है भाई? हाँ, दिखाना है, आंसर शीट हाँ, दिखानी है, आंसर दिखाओ शीट। दिखाओ दिखाओ भाई, ड्राफ्टिंग दिखाओ। किसे करते हैं? स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है भाई। क्या दिख रहा है आपको? फाइल मैनेजर दिख रहा है भाई। ओके, हाँ। एक मिनट सर। अपनी प्राइवेट फाइल ना दिखाइयो भाई, ये यूट्यूब पे जाना है। नहीं नहीं। कुछ सब आई थिंक, पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा। सर, दिख रहा है आपको? बहुत छोटा छोटा दिख रहा है भाई। What? हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ, तो एक मिनट। देखो सर, क्वेश्चन 1A में 5 आउट ऑफ 5 मिले मुझे। हम्म। कैसे मिले आप देखो आगे। देखो, इतना ही लिखा है फिर भी 2 मार्क्स मिले। अब ऐसा लिखना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आगे स्क्रॉल डाउन करना भाई, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। ओके। ये क्वेश्चन मतलब 1A का सेकेंड, इसमें 1.5। एज पर द पोजीशन एट गिवन इन द एक्ट द कंपनी secretary who is whole time in practice
भावेश तेरी राइटिंग अच्छी है यार, तेरे अलाइनमेंट ठीक नहीं है भाई। हाँ अलाइनमेंट बोल दो, इस बार ये कर दूंगा, मार्जिन कर दूंगा, मतलब वो मार्जिन सही हो करके ना जाएगा। खुल भाई, लाइनें बीच में ना आपको ब्रेक भी करनी है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता, जैसे आपका ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हाँ कम से हाँ। कम 3 पेज में लिखना है भाई। यही इतना ही लिखना है, कंटेंट बढ़ाना थोड़ी है। ओके। हमें पेज हाँ बढ़ाने हैं हाँ। बस। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कंटेंट तो थोड़ा सा ही होता है वो यार, मैं दिखाता हूँ क्या कह रहा हूँ। राइट साइड में भी हम मार्जिन डालेंगे क्या? हाँ, मार्जिन्स डालने हैं आपको, और आपको लेंथ बढ़ानी है। 1 मिनट। ड्राफ्टिंग में मैंने तो 90 मार्क्स ही अटेम्प्ट किया था। 90 मार्क्स, 10 ओके। मार्क्स तो ऐसे, हाँ बस 10 मार्क्स तो छोड़ ही दिया, मुझे नहीं पता था। फिर मुझे एक्सटेंशन मिल गया 60। आपने न्यू सिलेबस में दिया था, दो ओल्ड में पेपर है दिया ना, था मैं आपने? एक्सपेक्ट कर रही हूँ बाकी। ओल्ड में। ओल्ड में, ओके ओके। ओल्ड का ड्राफ्टिंग थोड़ा अच्छा था कंपैरेटिवली। हाँ, तो पता मैंने नहीं फिर ऐसे आगे ऐसे का क्वेश्चन भी करेक्शन। ऐसे लिखा। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी। नहीं। करेक्शन का पैटर्न कैसा है कुछ समझ में नहीं आता। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वो नहीं मिलता है, फिर जो होता है उसमें। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है लक्ष्मी जी, बहुत कम वॉइस आ रही है आपकी। कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट का, कुछ प्रॉब्लम। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो। हेलो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नेट हाँ, का अब कुछ अब आया, अब प्रॉब्लम। आया। अब आया आपका वॉइस, नाउ ऑडिबल। मैंने ओल्ड सिलेबस में दिया था, ओके। और 100 मार्क्स का अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो कैसे इतना मार्क्स मिला है मुझे आज भी डाउट है। हाँ, ओल्ड सिलेबस में थोड़ा ना ड्राफ्टिंग का पेपर टेक्निकल पूछते थे। अब ड्राफ्टिंग के पेपर में थ्योरी बहुत पूछ रहे हैं, उसमें एडजुडिकेशन पूछ रहे। भाई ड्राफ्टिंग के पेपर में उसका क्या, आप या तो उससे पिटीशन बनवाओ, कुछ बनवाओ उससे, बेचारे से ड्राफ्ट करवाओ, रिजोल्यूशन बनवाओ। उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। तो जैसे अब ये ड्राफ्टिंग का पेपर था ना, मैं आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंटायर स्क्रीन मेरा भी था तो ओल्ड सिलेबस के अंदर ही, बट इसमें जो मेन चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमको ना इसमें इस तरह से इसको कवर करना है। 1 मिनट। कि हमको ना लेंथ बढ़ानी है पेपर की। अब जैसे यार एक एक लाइन के अंदर एक एक दो दो वर्ड लिखे हैं, और पूरी पूरी लाइंस, जैसे 2 लाइन छोड़ के विटनेस डाल दिया, 1 लाइन छोड़ के सिग्नेचर डाल दिया, तो ऐसे करके ना इसके अंदर पेजेस जो है वो काफ़ी भर दो, अच्छे से पेजेस भर दो। मतलब ड्राफ्टिंग का पेपर आपका ऐसा होना चाहिए कि कम से कम नहीं तो 4 आपको सप्लीमेंट शीट्स लेनी है। बस घर से टारगेट बना के जाना है कि भाई 4 तो शीट आज भर के ही आऊँगा। तो इस तरह से हमको करना है। अब जैसे इसमें कोई क्वेश्चन है ना, अब ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इसको मैं अगर इकट्ठा लिखूंगा, ये 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओरेनियस गिफ्ट क्या होता है, इसको मैंने 1 लाइन छोड़ा, फिर 2 तीर बनाए, फिर 1 लाइन छोड़ा, फिर 2 तीर बनाए। तो इस तरह से करके आप इसको कर सकते हो। तो जैसे एक एक लाइन छोड़ हाँ, दी, दो दो तीन तीन लाइनें छोड़ दी, तो पूरा एन बिल्कुल अपना ही समझो। अच्छा। तो ये इस तरह से आपको करना है। जैसे 1 लाइन, अभी इसमें ये क्वेश्चन बनता था कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं ड्राफ्टिंग के। तो अब ये डूज एंड डोंट्स वाला क्वेश्चन था ना, अगर मैं इसको इकट्ठा लिखूंगा तो ये हाफ पेज में भी नहीं पूरा आएगा। जैसे एक एक लाइन है, इसमें सिंपल वर्ड्स करो। अब इसको अगर मैं हाँ, इकट्ठा लिख दूंगा तो ये यहाँ तक पूरा आंसर खत्म हो जाएगा। तो एग्जामिनर वहीं समझ जाएगा कि अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। इसमें एक एक लाइन छोड़ दो आप, कि भाई तू आराम से पढ़, ये ले, ये पढ़ आराम से पढ़, ये ले, सिंपल क्लियर। तो उसको ईज पे रखना है आपको। ये क्वेश्चन मैंने देखो छोटा सा लिखा था, इसमें इन्हें 3 मार्क्स दिए। इसमें क्वेश्चन आया था कि कंपनी ए बी सी लिमिटेड हैज़ 3 शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। उसके अंदर लिखा था कि ऑल द शेयर होल्डर्स डाइड इन एन एक्सीडेंट, व्हाट विल हैपन टू कंपनी। सारे के सारे शेयर होल्डर मीटिंग करने जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट में मौत होगी, अब बताओ कंपनी का क्या होगा। तो इसमें मैंने आंसर हाँ, लिखा वो था, सेपरेट लीगल, हाँ सेपरेट वो लीगल सेपरेट एंटिटी। लीगल एंटिटी। हाँ, तो इसके अंदर मैंने आंसर लिखा कि इन केस ऑफ लीयर फार्मिंग और सैलोमन सैलोमन इट वाज हेल्ड कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी व्हिच हैज परपेचुअल सक्सेशन इन अ कंपनी ए हैज 6 मेंबर ऑल ऑफ देम डाइड इन एन एक्सीडेंट। इन दिस केस कंपनी शेल वेस्ट इन देयर लीगल हायर्स, कि कंपनी जो है वो लीगल हायर्स के पास जाएगी। लेकिन अगर लीगल हायर नहीं है तो फिर मैंने लिखा नथिंग टू डू विद कंपनी, मे ऑल मेंबर्स रेस्ट इन पीस। ये देखो, ये लिख के आया मैं। उस उसके लिए 1 मार्क्स दिए। उसके लिए 1 मार्क्स दिया है इन्होंने। तो अपना ही समझो भाई पेपर, बिल्कुल घबराने का नहीं है। आप बिल्कुल टेक्निकली यू शुड बी करेक्ट। करेक्ट है। उसके बाद ऐसा लिख, जो चाहो लिख दो ऐसा। हाँ, बस
उसके बाद ठीक है, अब लीगल हायर नहीं है तो फिर भाई अब तो जब मरी गए तो बात ही खत्म हो गई। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो एनी अदर क्वेश्चंस और क्वेरीज? नहीं सर, भाई चेकिंग बहुत मतलब फनी टाइप भी कर ना। ये 5 पेजेस में लिखा और उसको 5 मार्क्स दिए, 5 पेजेस, एक जो एक पेज में बैठता था। जैसे आप बोलते हैं ना, कुछ अंदर ऐसा कुछ खास लिखा भी नहीं, फिर भी मार्क्स मिला। जिस जहां जहां मैंने अच्छे से लिखा है ना, हाफ पेज में खत्म हो गया, मार्क्स नहीं दिए। जो इतना ऐसे लंबा लंबा लिख के भी देते हाँ, तो। अच्छा लिखना भी है, अच्छा दिखाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब गर्ल्स जल्दी पास होती प्रेजेंटेशन हैं, इंपॉर्टेंट गर्ल्स जल्दी पास होती है, उसका रीज़न प्रेजेंटेशन है भाई। ये मुझे बहुत बाद में समझ आया। लाइक हम बॉयज़ क्या करते हैं, हमारा राइटिंग उतना अच्छा नहीं रहता है, तो मैक्सिमम बॉयज़ बहुत लेट पास होते हैं हैंड राइटिंग की वजह से जाते हैं। टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली आप पूछो आपको बता देंगे कि ऐसे एनसीएलटी जाना ही जाना है, उनको पता है। पर प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रेजेंटेशन। तो ये चीज़ मैंने अपनी सीनियर से सीखी थी, वो बहुत सुंदर पेपर ड्राफ्ट करती थी। उसका पेपर देख के मैंने कहा भाई भाई साहब, ये तो देख के मैं पास कर दूं इसको। वो पेन का इंक भी रहता है क्या? ब्लैक में ही यूज करना है, ब्लू यूज करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला पेन सही रहता है, मोन्टेक्स का है, मेगा टॉप। ये ना इधर उधर इंक नहीं फैलाता, तो ये पेन यूज़ कर सकते हो आप। हाँ हाँ। ये पेन अच्छा चलता है। अच्छा। 0.75 हाँ, 0.75 वाला। उसका है, क्योंकि उससे बोल्ड हो जाता है, मेरा भी वही है, 0.75। हाँ, ये बढ़िया है यार, ये वाला पेन ओके चलता है। बाकी दूसरे पेन तो इंक क्लटर कर देते हैं आसपास, हाँ, ये इंक थोड़ा हो सा जाता बढ़िया चलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। आप मेरे को अपने आंसर जो है वो लिख करके आप पीडीएफ भेजें। बाकी मैं आपके लिए मीडिएशन के जो सेशंस है वो लेकर के आता हूँ, और आर्बिट्रेशन का आपका जो कोर्स है उसको मैं 15th अप्रॉक्स 15 मई तक मैं आपका पूरा कोर्स जो है वो वाइंड अप करता हूँ। पर अभी आप थोड़ा लेक्चर्स के ऊपर कम डिपेंड रहना। अगर आपके लेक्चर्स नहीं भी हुए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपका लिख के आना है आपको। मतलब योर मेन पर्पस शुड बी रिसर्च मटेरियल। वो सब मैं आपकी ड्राइव के अंदर अपडेट करता रहता हूँ, बस उसको आप जो है ध्यान से देखते रहना। लक्ष्मी जी, आपको भी मैं ड्राइव लिंक भेज देता हूँ, आपको शायद मैंने ड्राइव लिंक नहीं दिया हुआ। आपको हाँ, नहीं दिया। मैं आपको रेफरेंस मटेरियल का सारा ड्राइव लिंक आपको दे देता हूँ। तो वहाँ से जो है हम ये सारा हाँ रिसर्च मटेरियल अपना तैयार करते हैं। सो हाँ। it was really nice meeting with you, and all my best wishes for you. May God bless you, and you will obviously do very great in your exam and your career as well. So सर, ऐसे एक लास्ट का डाउट। हाँ जी, हाँ जी। वो जो आपने ड्राइव लिंक दिया है ना, उसमें से जो प्रिंट करना है उसे बता देना अभी, मतलब 15 हाँ तक मैं बताया तो भी चलेगा। हाँ मैं आपको 2-4 दिन में ना पेजेस नंबर एक्सेल शीट बना के, जैसे मैंने अभी चैप्टर वाइज एक्सेल बनाया ना, ऐसे आपको मैं पूरा एक हम्म, एक्सेल बना के देता हूँ, कितना कितना कहाँ कहाँ प्रिंट करना है। और नालसार के मॉड्यूल तो पूरे प्रिंट कर लो भाई। नालसार के मॉड्यूल ठीक ना है। 1 on 2 पेजेस करके पूरे प्रिंट कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें से, जो आपका ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, आर्बिट्रेशन क्या है, मीडिएशन, वहाँ तो डायरेक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से हम उसको कर लेते हैं। चलेगा चलो सर। ठीक है जी, थैंक यू ओके। सर, थैंक यू थैंक फॉर दिस सेशन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।